जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, कंपनी का नाम है BHEL। 7,500 करोड़ का बड़ा एक ऑर्डर मिला है। कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन से मिला है। ठीक है, अब देखिए इसके साथ साथ और भी ऑर्डर्स कंपनी को मिले हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिलने के बाद भी अभी शेयर के अंदर उतनी खास तेजी नहीं बनी है। उसके पीछे के कुछ भी कारण हो सकते हैं कि ट्रेंड अभी निगेटिव है। एक रिटेल निवेशक डर रहा है, एक बड़ा प्लेयर भी समझिए कि डरा हुआ ही है। लेकिन बड़े प्लेयर के लिए इस लेवल पर भी बेचना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप इस कंपनी का 5 साल का चार्ट पैटर्न अगर आप देख लेंगे तो आप कहेंगे कि ये लेवल पर तो काफ़ी पैसा बन रहा है, 10 गुना पैसा बन रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बड़ा प्लेयर हमेशा बहुत ही सस्ते दाम पे शेयर को खरीदता है। अगर 50 पे खरीदेगा तो वो शेयर को लेकर जाएगा 300 और 200-150 पे वो अपना माल बेचेगा। ये चलता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो BHEL की अगर बात करते हैं तो कोई खास तेजी इस शेयर के अंदर बन नहीं पाई है। 7,500 करोड़ का बड़ा ऑर्डर है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कंपनी ने एक्सचेंज में सारी बातें बोल दी हैं कि ये कंपनी क्या देने वाली है। अब समझिए कि आपको लग रहा होगा कि जो काम क्या होने वाला है इसके अंदर, ऑर्डर तो इतना मिला है। यहाँ पे देखेंगे कि स्कोप क्या है, कंपनी क्या लेने वाली है। सप्लाई करने वाली है इक्विपमेंट, बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, यानी कि एक बड़ी कंपनी जिसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है वो सारा मटेरियल यहाँ पर अब तैयार करके ये दे रही है। इरेक्शन की बात करें, कमीशनिंग वर्क्स अलोंग विद सिविल वर्क्स, सारे जो भी सिविल वर्क्स होने हैं वो कंपनी काम करके देगी। अगर इसकी बात करते हैं तो ऑर्डर हैज़ बीन बोन थ्रू द इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग, यानी कि ऐसा नहीं कि केवल इसी को दी गई थी। ये सारा एक बड़ा प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। वहाँ पे जो भी कम बिड लगाता है उसको ऑर्डर मिलता है। साथ ही यहाँ पर बात करते हैं 54 मंथ में इसको सब कुछ कंप्लीट करके देना है। लास्ट मंथ की बात भी करें तो BHEL ने अनाउंस किया था 6,700 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम, देखिए यहाँ पे, सिंगरेनी कोलरीज टू सेटअप 800 मेगावाट थर्मल पावर यूनिट इन तेलंगाना। तो बड़े बड़े प्लांट बना के कंपनी ये देती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ड्यूरिंग द सेम मंथ द कंपनी हैज़ आल्सो वोन, देखिए 6,200 करोड़। अभी 7,500 का देखा, उससे पहले 6,700 करोड़ था। उसी मंथ 6,200 करोड़ का एक ऑर्डर मिला। तो इतने सारे ऑर्डर्स मिले हैं कंपनी को। तो ये यहाँ पर रिकमेंडेशन फिर बता देता हूँ, ये एक पॉजिटिव खबर है, एक अच्छी खबर है। और ऐसी ही चीज़ आपको देखनी होंगी। ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिलती हैं तो फिर क्या होता है, आने वाले टाइम में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ सकता है, नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। ऑर्डर मिलेंगे, काम होगा तो रेवेन्यू नेट प्रॉफिट पर असर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, 17 एनालिस्ट में से 7 बोल रहे हैं खरीदना है। यहाँ पर देखेंगे 8 ने बोला है कि बेचना है और 7 बाई की रेटिंग यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बड़े ब्रोकर भी हैं जो 358 रुपये तक का टारगेट इस शेयर का दे रहे हैं। अभी तो शेयर का भाव 211-220 के आसपास है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। JM फाइनेंशियल एक ब्रोकरेज फर्म है जिसने लगभग 358 रुपये तक के टारगेट दिए। चलिए एक बार देख लेते हैं दोस्तों। अगर खबरें पॉजिटिव पॉजिटिव आती हैं तो फिर रिजल्ट आपके सामने होता है। BHEL के अंदर अगर देखें तो 358 रुपये तक के टारगेट JM फाइनेंशियल ने दिए हैं। तो देखिए ये टारगेट देना, आज टारगेट दे रहे हैं, कल को कोई दिक्कत परेशानी होगी ये टारगेट अपना घटा भी देते हैं। तो इनकी बात तो आप सुनेंगे जितनी भी ब्रोकरेज फर्म है, लेकिन कॉपी नहीं करनी है आपको। कॉपी करोगे घाटे में चले जाओगे। हाँ, क्यों टारगेट दे रहे हैं उसके बारे में समझना। तो सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टारगेट दिए जाते हैं। कुछ अच्छी खबर आती है तो टारगेट आपको देखने को मिल जाता है। अलग अलग कंपनी के अंदर टारगेट कट भी होते हैं, टारगेट बढ़ते भी हैं। ठीक है, मेंटेन भी रहते हैं। सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा। चलिए, तो किसी भी कंपनी को होल्ड करने के लिए आपको कंपनी के बारे में मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बात, कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं, एवरेज करना चाहते हैं, डर लग रहा कहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएगा पैसा। अगर कंपनी के बारे में ही आपको मालूम हो जाए कि कंपनी कितनी जानदार है, कितनी शानदार है। अब HDFC बैंक को खरीद लिया आपने, मान लीजिए 1,700 रुपये पे, गिरते गिरते वो 1,500 पहुँच गया। तो क्या लग रहा होगा कि ये तो काम का पैसा था, ये पैसा तो मैंने किसी बिजनेस के लिए लगाना था, ये पैसा तो किसी शादी में लगाना था, ये पैसा तो मुझे मकान के लिए बनाना था, और ये अब तो गिर गया,
अब गिर गया तो दो चीज़ें हैं कि पैसा तो नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में HDFC बैंक ऊपर से गिर के फिर ऊपर चढ़ जाएगा कुछ समय के बाद। लेकिन कब? जब पता हो HDFC बैंक के बारे में, HDFC बैंक के प्रॉफिट के बारे में पता हो, ब्रांचेस के बारे में पता हो, किस किस तरीके के काम चल रहा है, किस किस सेक्टर के अंदर उसका अच्छा खासा प्रॉफिट वो दिखा रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब पता चलेंगी तभी कुछ होने वाला है। पता ही नहीं है कि BHEL के अंदर काम क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझिए, जब भी BHEL का नाम आए तो समझिए कि पावर इक्विपमेंट बना के कंपनी तैयार करती है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उनको डिज़ाइन करना, इंजीनियरिंग करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना, इरेक्शन करना, टेस्टिंग करना, कमीशनिंग एंड सर्विस प्रोवाइड, सारी चीज़ें करना। ठीक है, सेक्टर के अंदर कहाँ कहाँ पर देखिए ज़रूरत पड़ती है पावर इक्विपमेंट की। पावर सेक्टर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, ऑयल एंड गैस, डिफेंस, सभी के अंदर। चलिए डिटेल में चर्चा एक बार कर लेते हैं। पावर सेक्टर से कितना रेवेन्यू इसको आता होगा? 79% का रेवेन्यू वहीं से आता है। पावर सेगमेंट कंपनीज़ की बात करें, जैसे कि थर्मल की बात करें, वहाँ पर ये कंपनी काम करती है, प्रोडक्ट बनाकर देती है उनको। ठीक है, गैस के अंदर, गैस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, हाइड्रो से न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजनेस। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, स्पेयर्स एंड सर्विस बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा कोल से केमिकल तक सभी जगह ये कंपनी काम करती है। साथ ही इमिशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी बना के तैयार करती है। ठीक है, बात करें कंपनी की तो अभी तक जब से स्टार्ट हुई कंपनी 1000+ कोल वाले, हाइड्रो वाले, गैस एंड न्यूक्लियर बेस यूटिलिटी सेटअप्स कंपनी अभी तक कर चुकी है। ठीक है, तो टोटल मिला के देखें तो इसका बड़ा योगदान इंस्टॉलेशन के अंदर 53% का योगदान इसी कंपनी का है, अगर इस तरीके की बात की जाए तो। इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर भी कंपनी का काम है। इंडस्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, वहाँ पर भी कंपनी की अगर बात करें तो इस सेगमेंट के अंदर इक्विपमेंट सप्लाई करती है, EPC वर्क्स करती है फॉर सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसमिशन, डिफेंस, एरोस्पेस। ठीक है, पावर प्लांट्स। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, डाउन स्ट्रीम ऑयल्स एंड गैस एंड एनर्जी स्टोरेज, इन सभी के अंदर कंपनी काम करती है। क्या क्या प्रोडक्ट ऑफर करती होगी कंपनी? ठीक है, तो बात करें कंपनीज की, स्टीम जनरेटर से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है, बना के तैयार करती है जनरेटर्स को। स्टीम जनरेटर्स, ऑक्सीलेटर्स की बात करें, बॉल्ब्स की बात करें, सूट ब्लोअर्स की बात करें, पाइप सिस्टम्स, टर्बो जनरेटर्स, हाइड्रो पावर प्लांट बना कर तैयार करती है। इंडस्ट्रियल सेट्स की बात करें, स्टीम्स, टरबाइन। ठीक है, इट्स ऑल्सो कोल बेस्ड पावर प्लांट बनाती है, सोलर पावर सिस्टम तैयार करती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तैयार करती है। तो ये मालूम होना चाहिए कंपनी के बारे में। ऑर्डर बुक की बात करें तो बहुत बड़ी ऑर्डर, 1,35,000 करोड़ से भी ज़्यादा, से और ज़्यादा लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर बात करें टोटल मिला के तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही शानदार है। इंटरनेशनल भी प्रेजेंस है, 90 देशों के अंदर कंपनी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो 16 मैन्युफैक्चरिंग एंड 2 रिपेयरिंग यूनिट्स हैं कंपनी की। इसके अलावा 4 रीजनल ऑफिस हैं, 8 सर्विस सेंटर भी हैं एंड 15 बात करें तो रीजनल मार्केटिंग सेंटर है कंपनी के। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी बात करें, उसके लिए भी एक कंपनी ने 15 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बना के तैयार की गई है। ठीक है, अलग अलग सेंटर्स हैं कंपनी के। तो जब तक ये मालूम नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन सारी चीज़ों का निचोड़ अगर आप देखना चाहते हो तो कंपनी के रिजल्ट्स आप देख लीजिए। अगर बात करते हैं BHEL की तो यहाँ पर आप कंपनी का रेवेन्यू देख लीजिए। एक साल पहले 5,500 करोड़ का था, उसके बाद 8,200 करोड़, उसके बाद 5,400 करोड़, 6,500 करोड़, 7,277 करोड़। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू ऊपर की साइड में बढ़ रहा है। चलिए अब देख लेते हैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे जंप हो जाते हैं। 135 करोड़ का, उससे पहले 106 करोड़ का था, उससे पहले नुकसान 211 करोड़, उससे पहले 490 करोड़, उससे पहले 60 करोड़, उससे पहले देखिए लगातार नुकसान नुकसान नुकसान, कभी कभी बीच बीच में नुकसान या थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिलता था। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो टोटल प्रॉफिट को हम इस तरीके से देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये कंपनी कितना कितना प्रॉफिट पहले जनरेट करती थी। पूरे पूरे साल का है ये 6,600 करोड़, उससे पहले 3,500 करोड़, उसके बाद 1,400। तो धीरे धीरे इस कंपनी का काम धीरे कम हुआ,
ठीक है। धीरे धीरे अब ट्रैक पे कंपनी आती हुई नज़र आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ी ग्रोथ इस कंपनी ने कर ली है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी को ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इंडिया ग्रोथ कर रहा है और सरकारी कंपनियों को ऑर्डर्स लगातार सरकार दिला रही है, तो वो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर लगातार 2-2 साल तक नुकसान के बाद कंपनी ने अब थोड़ी सी ग्रोथ करनी शुरू की है। 455 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 654 करोड़ का, फिर थोड़ा गिरा, उसके बाद देखिए फिर आ गया 519 करोड़। अभी एक क्वार्टर और इसके अंदर जुड़ना रह गया है। रिजर्व्स की बात करें 23,500 करोड़ का रिजर्व्स है, और कंपनी के अगर कर्ज की बात करें तो 9,100 करोड़ का कर्ज है, 5,400 करोड़ का कर्ज था, कर्ज कंपनी का बढ़ गया है। सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ये ऐसा नहीं कि कंपनी को देख लिया बस भर के मार दिया, वो गलती हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं तो 63.17% की हिस्सेदारी प्रोमोटर्स की थी, कब? 2022 के अंदर। आज की डेट में देखें तो वही है। और साथ ही अगर यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं तो देखिए 4% की हिस्सेदारी होती थी एफआईएस की, माल बढ़ाया, देखिए यहाँ पर माल बढ़ा बढ़ा के 8% हो गई, और 8% से घटाते घटाते फिर 9% से अब देखिए फिर गिरना शुरू हो गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से देखेंगे 15% की हिस्सेदारी थी, 14% हुई, 14% से देखिए फिर 15% की हो गई डीआईएस की। तो घटता बढ़ता रहता है, ऐसा नहीं कि बस एक बार बेच दिया सारा ही माल बेच देंगे। थोड़ा माल होता है वो बेचते रहते हैं और थोड़ा खरीदते रहते हैं, मार्केट बना भी रहता है। फ्लक्चुएशन जो गिरावटें उछल कूद होती है उससे ये भी जानते हैं कि पैसा ऐसे ही बनेगा। कैसे? शेयर बड़ा है, माल निकालना पड़ेगा थोड़ा सा, सारा माल निकालेंगे तो शेयर क्रैश हो जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, थोड़ा सा खरीदेंगे, मार्केट को बना के भी रखेंगे और उससे पैसा भी कमाएंगे। ये बात आपकी समझ में जानी चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि हम खरीदें क्या ना खरीदें। चलिए वो कंपनी के चार्ट पैटर्न को एक बार देखते हैं। तो दोस्तों अगर BHEL की बात करते हैं दोस्तों, 11 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और 6 मंथ की बात करें तो गिरावट ही है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करते हैं हम, यहाँ पर पिछले 1 साल का चार्ट पैटर्न देखते हैं घुमा के, तो जो हाई से है, हाई से अगर कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो इस शेयर के अंदर भी देखिए अभी गिरावट हुई थी, और ज़बरदस्त गिरावट हुई, 43% की गिरावट हो गई, ठीक है। क्योंकि 5 साल का चार्ट पैटर्न देख के आपको खुद लगेगा कि ये क्या हो गया। 20 रुपये से शेयर ने कितना मारा है ये देख लीजिए, बस सबसे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि थोड़े दिन पहले 20 रुपये का शेयर होता था, 15 गुना बड़े प्लेयर ने अगर पैसा किया है, तो बस आप मुझे इस चीज़ का जवाब दे दीजिए कि ये शेयर गिरना चाहिए था क्या नहीं है। जवाब आपके पास, बताइए ना। इन्हीं लेवल से शेयर को कवर किया गया था, और जब ये नीचे की तरफ गिरा हुआ था मैं आपसे बार बार बोलता था कि इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल है, फिर दोबारा रिवर्ट होगा। हाँ, बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई है, पहले बड़ा भाव होता था, अब धीरे धीरे कंपनी ने रिवर्ट किया और देखिए अपने पहले भाव की तरफ ही धीरे धीरे जाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो बहुत बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई थी, लोगों को लगा था कि बिल्कुल 20 रुपये पे गिर गया तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बड़े प्लेयर ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और शेयर को बड़े आसानी से 20 रुपये से सीधे सीधे भगाते हुए 335 रुपये तक ले गए। बढ़िया 15-15 गुना उन्होंने पैसा किया। अब जवाब आप दीजिए कि आप गलत हैं या बड़ा प्लेयर गलत है, उसको बेचना चाहिए। 20 रुपये पे खरीदा, वो 300 पे बेचेगा या नहीं बेचेगा? जी हाँ, बेचेगा। तो गलत कौन हुआ, आप या बड़ा प्लेयर? इसलिए 2 साल के बाद मिले प्राइस या 1 साल के बाद मिले, आपको 6 महीने ऐसे ही बैठना पड़ेगा, ऐसे ही बैठ जाइए। जब शेयर सही गिरावट पे, अच्छी खासी गिरावट में मिलेगा तभी खरीदेगा। अब देखिए लगातार इतनी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही हैं। मैं आपसे लगातार बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि देखिए बड़े ऊपर से 70% गिरावट हो गई है। 20 रुपए के अकॉर्डिंग क्या अभी भी ये महंगा नहीं दिखाई देता आपको? 50 रुपए के अकॉर्डिंग भी महंगा दिखाई देता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि अब उसके अकॉर्डिंग कंपनी के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी हो रही है। ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, 3 ऑर्डर्स मिले, अभी तक शेयर के अंदर तेजी नहीं बनी, मार्केट के अंदर गिरावट ही है। फिलहाल 5 दिन के अंदर देखेंगे, 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे, लोअर लेवल से 179 से शेयर के अंदर जो तेजी बनी है 18% की तेजी बन गई नीचे की साइड से, ठीक है। तो यही होगा कि जब बड़ी गिरावट होगी। अब यहाँ पर क्या होता है कि लोग एवरेजिंग भी करते हैं, एफआईएस का भी मूड थोड़ा सा सुधरा है। अब देखते हैं कि ये कंटिन्यू बात रहती है या फिर ऐसी बात रहती है। फिलहाल बड़ा प्लेयर नीचे की बड़ी गिरावट पर एक रिटेल निवेशक भी खरीद लेता है और बड़ा प्लेयर भी खरीद के बैठ जाता है और आने वाले टाइम के लिए वेट करते हैं, अच्छा खासा मुनाफा लेके निकलता है। तो अगर आपको हाई पर ही खरीदना है तो आप स्टॉक मार्केट से निकल जाइए, कोई फ़ायदा नहीं है। हाई पे खरीद के हाई पे बेचिए और उसके ऊपर बेच ही नहीं पाओगे। या फिर आप एक काम कीजिए, आपसे गलती होती है और आप हमेशा महंगाई खरीदते हैं तो फिर एक बार में खरीदिए मत, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप हर बार ट्रैप हो जाते हैं कि जब भी खरीदते हैं शेयर नीचे गिर ही जाता है,
तो फिर इसका मतलब आप ज़्यादातर टाइम हम महंगा ही खरीदते हैं। तो उसके बाद आप खरीदिए, कम शेयर खरीदिए स्टार्टिंग में, गिर रहा आप गिर जाने दो उसको, पकड़ा गया ना एक बार में, अब गिरने दो उसको, थोड़ा थोड़ा करके खरीदिए, तो आप सही प्राइस पर अपने आप पहुंच जाएंगे। सही प्राइस तक पहुंचने का सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके खरीदें, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि गिरावट शेयर में कितनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर इसी तरह की वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।